नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली कुछ बहुत कमाल का हुआ। यूके ने अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स में फॉल देखी जो आई पहली बार 1950 के बाद। अभी रिसेंटली ओबीआर ऑफिस ऑफ बजटरी रिस्ट्रिक्शंस ने अनाउंस किया एक इकोनॉमिक डेटा जिसको कहते हैं रियल हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम, जो इकोनॉमिक्स यूज करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजर करने के लिए। ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि 2023 और 2024 में ये फॉल करेगा 4.3%। ये दोस्तों इसकी सबसे बड़ी फॉल होगी जब से ये डेटा मेजर होना स्टार्ट हुआ है 1956 से। और 2024 में ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये और गिरेगा 2.8% से 2024 के अंदर, जो कि हिस्ट्री में ये दूसरी बार ही होगा। इस तरह से जो RSDI है वो हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार दो कंसेक्यूटिव ईयर से लगातार गिरा है। वो हुआ था दोस्तों 2008 के क्राइसिस के अंदर। तो इसका मतलब है अगले 2 साल के अंदर RSDI जो इंडेक्स है वो गिरेगा 7.1% से। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों इस तरह से समझे, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ से और क्या हुआ है इकोनॉमी के अंदर और कैसे मेजर होता है, तो हम टेक्निकली घड़ी को रिवाइंड कर रहे हैं दोस्तों 2013 तक। और होगा क्या, यूके ने जो 8-9 साल के अंदर ग्रोथ करी है, एक तो वो उसको लूज कर देगा और चला जाएगा दोस्तों 9 साल पीछे। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तो यहां तक अनाउंस कर दिया कि यूके के अंदर उसका सबसे बुरा रिसेशन आने वाला है हिस्ट्री का, और यूरोप उसको फॉलो करेगा। जब मैं ये सब सुनता हूं दोस्तों, तो अब मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है जिसपे मैं रिसर्च करता हूं। क्या हालात एक्चुअल में इतने खराब है जिस तरह से इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं, या फिर ये बात को एग्जैजरेट करा जा रहा है? और अगर हालात एक्चुअल में इतने खराब है तो हम यहां तक पहुंचे कैसे, और इसका इम्पैक्ट क्या आता है आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हमारे ऊपर और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर? क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया ने क्रॉस किया यूके को और बनी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की। और यूके जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो इसका इम्पैक्ट समझना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो अगर आप अप्रिशिएट करते हैं कि हम आपके लिए एक्सक्लूसिव डेटा लेके आते हैं जो कोई भी चैनल नहीं लेके आता और कोई इस बारे में बात नहीं करता, तो आप इसको लाइक जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जिससे आप अपडेटेड रहो हर एक इन्फॉर्मेशन के साथ जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपके साथ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मैंने अपना एग्जीक्यूटिव MBA स्टार्ट किया एसेक्स यूनिवर्सिटी से 2019 के अंदर। वो मेरा दूसरा MBA था। उसका गोल मेरा था कि एक तो यूके की एजुकेशन का एक्सपीरियंस लेना, दूसरा अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करना, क्योंकि इससे पहले मैंने अपना MBA किया था 10 साल पहले। मगर सितंबर 2019 में स्टार्ट करते ही कोविड आ गया। कोविड आने के बाद ये जो मेरा पूरा MBA एक्सपीरियंस था वो एक डिस्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस ही बन के रह गया। सीखा तो बहुत, लेकिन यूनिवर्सिटी विजिट भी नहीं कर पाया कोर्स कंप्लीट होने तक। मगर मैं अपनी लाइफ में जब भी यूके गया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस हमेशा एक ही रहा है। जहां भी मैं वहां जाता था मेरे दिमाग में एक ही चीज आती थी, यहाँ सब कुछ कितना महंगा है, स्पेशली जो प्रॉपर्टी है वो कितनी महंगी है, और लोग इसको अफोर्ड करते हैं तो उनके पास कितना पैसा होगा, और आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है लंदन में रहना और अपना रूटीन लाइफ में सरवाइव करना। उस समय यूके का पाउंड जनरली 80 के आसपास होता था। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर यूके पाउंड ने 120 क्रॉस किया और अब 90 के आसपास है ड्रॉप के बाद। और दोस्तों ये बहुत बड़ी वजह है कि यूके की इकोनॉमी इतनी वीक हुई है इंडिया की इकोनॉमी के मुकाबले। और देखते हैं कि यूके इस पोजीशन में कैसे आया और इसकी सारी वजहों को, और फिर हम देखेंगे कि कैसे ये इफेक्ट करेगा वर्ल्ड को और आखिर में इंडिया को। क्योंकि दोस्तों इकोनॉमिक्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूके में बढ़ेगा 3.5% से सीधा 4.9% तक एंड ऑफ 2023 तक। इसका मतलब है कि 5 लाख लोग अपना जॉब लूज करेंगे, और अगर ये नहीं संभला तो हो सकता है 2024 तक ये चला जाए 6.4% तक। और बाकी के लोग जिनके पास जॉब है वो थैंक्स टू इन्फ्लेशन अब नए घर खरीदना तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो रेगुलरली बढ़ते रहेंगे अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आई तो। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है हमारी RSDI के ऊपर, रियल हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम, जो दिन पर दिन कम हो रही है क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है और इनकम जो है वो वैसी की वैसी है। तो जब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया अभी 3 नवंबर को,
तब वो बना हाईएस्ट रेट हाइक इंग्लैंड की हिस्ट्री का पिछले 33 साल के अंदर। और इस सिचुएशन को पूरा एनालाइज करके ये इवैल्यूएट किया गया है कि जो परचेजिंग पावर एक आम आदमी की यूके के अंदर थी प्री पेंडेमिक लेवल यानी 2019 के अंदर, वो वापस नहीं आएगी 2027 तक। तो ये तो वही सारी बुरी खबरें, लेकिन हमें समझना ये है कि ये सब इतनी जल्दी इतना सारा बिगड़ा कैसे, और इसका जवाब हम लाए हैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर। तो इससे पहले हम और डिटेल में जाए, आप फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं करा, क्योंकि हम पहले ही हैं जो इस वीडियो को आपके साथ हिंदी में शेयर कर रहे हैं इंडिया के अंदर। इसकी शुरुआत तो दोस्तों हुई ब्रेग्जिट से, ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। इसके बारे में आप लोग सबने न्यूज में काफी पढ़ा है और इसको बारे में आपको अच्छी इंफॉर्मेशन है, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। 100 सालों से ये देश जो थे यूरोप के, ये आपस में लड़ रहे थे। तो 1992 में जब यूरोपियन यूनियन बना तो इन्होंने टर्म्स कंडीशन सेट की कि ये आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी टैक्स को इम्प्लाई करे हुए, और ये एक दूसरे के देश में मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस कर सकते हैं विदाउट एनी वीजा रिक्वायरमेंट। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों एक स्टेबल करेंसी यूरो, जो सारी कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल और ट्रस्टवर्दी करेंसी बनी थी, जिसके भरोसे दुनिया में सब हर कोई ट्रेड कर सकता था। इनफैक्ट ये लोग आपस में भी ट्रेड कर सकते थे। और समय के साथ यूरो ने एक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनाई ग्लोबल मार्केट के अंदर। लेकिन यूके जो थी दोस्तों सबसे स्ट्रॉन्ग यूरोपियन इकोनॉमी, उसने फिर डिसाइड किया कि वो अलग हो गई यूरोपियन यूनियन से। अब उससे यूके का और यूरोपियन कंट्रीज के साथ काम करना और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया एक तो, दूसरा वो ऑटोमेटिकली एक कॉम्पिटिटर बन गया बाकी 27 कंट्रियों का जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा थी। फिर क्या हुआ दोस्तों, ब्रेक्जिट होते ही एक ब्रिटिश पाउंड जो था वो इतना अनस्टेबल हो गया और उसमें रेगुलर डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गई। फिर हमने देखा ब्रिटिश पाउंड की वीकनेस क्वार्टर और क्वार्टर ग्रो करते हुए। फिर क्या हुआ, फिर आया कोविड क्रैश, हाई इन्फ्लेशन, वीकर इकोनॉमी, और लास्ट में रशिया यूक्रेन वॉर। और ग्लोबल लेवल पे देखें तो सप्लाई चेन इशू, यूएस चाइना डिसएग्रीमेंट्स, और लास्ट में प्राइम मिनिस्टर यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का रेजिग्नेशन। और उसके बाद आया दोस्तों हमारा सबसे मेजर रीजन, जब रिसेंटली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रुस ने भी रिजाइन कर दिया, और उन्होंने उसका लॉजिक बताया कि यूके गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कट कर रही है हर वेल्दी यूके सिटीजन के ऊपर बिना किसी लॉजिक के, और उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो वो जो डेफिसिट क्रिएट कर रही है उसको कॉम्पनसेट करने का। फिर इसको कैलकुलेट करके इसका एस्टिमेट निकाला गया तो पता चला ये यूके गवर्नमेंट को कॉस्ट करेगा दोस्तों 45 बिलियन पाउंड्स 2026 से 2027 तक, और ये इंफॉर्मेशन दी गई यूके के बैंक्स को। फिर बैंक क्या बोलते, बैंकों ने बोला अब आप हमसे और लोन लोगे, आप और बजट डेफिसिट बढ़ाओगे उस समय जब इन्फ्लेशन 40 साल की पीक पे है। फिर बैंकों ने हाथ जोड़ के दोस्तों विड्रॉ कर लिया, और जैसे ही ये टैक्स कट अनाउंस हुआ वैसे ही ब्रिटिश पाउंड और गिरा। और जब ये टैक्स कट अनाउंस हुआ तब लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाया, और तब दोस्तों ये नए प्राइम मिनिस्टर का करियर खत्म हुआ 45 दिन के अंदर अंदर, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। यूके की 300 साल की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रुस बनी शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो अब आप कह सकते हैं कि यही वजह है कि यूके इज टेकिंग ऑल द पाउंडिंग। अभी ये थोड़ा जल्दी होगा कि इसका कितना इंपैक्ट आएगा, इसको हम इवेल्युएट करें वर्ल्ड के ऊपर और इंडिया के ऊपर, लेकिन इसका इंपैक्ट यूरोप के ऊपर क्या आएगा वो हम डिस्कस करते हैं पहले। क्योंकि यूरोप की जो जीडीपी है वो एस्टिमेटेड है दोस्तों, वो करेगी $16.6 ट्रिलियन का बिजनेस 2022 में। तो इसको कलेक्टिवली देखें दोस्तों तो ये बन जाती है वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, ठीक चाइना के नीचे। और अगर इसके ऊपर इंपैक्ट आता है तो वर्ल्ड के ऊपर तो इंपैक्ट आता ही है, साथ में इंडिया पे भी इंपैक्ट आता है, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा सप्लायर है और यूरोप इंडिया का बहुत बड़ा बायर है। तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मेजरली डिपेंडेंट है यूरोप की डिमांड पे। अभी जो सवाल चल रहा है दोस्तों वो यही सवाल चल रहा है, क्या जो यूके में हुआ है वो अब यूएस में भी होगा। कहने को तो प्रेसिडेंट जो बिडेन कह रहे हैं कि इस ऐसी सिचुएशन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि हम रिसेशन से मीलों दूर हैं। लेकिन हाँ, ये तो मैं भी कह सकता हूं कि अगर होगा भी तो इतना बुरा यूएस में तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सबसे बड़े फैक्टर है उसकी करेंसी यूएस डॉलर, जो एक वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है।
और अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सब लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए एक तरीके से बेनिफिशियल ही है और ये इंडिया को हेल्प ही करेगा उसको और स्ट्रांग बनाने में और अपना ग्लोबल फुटप्रिंट और ज्यादा आइडेंटिफाई करने में और वर्ल्ड में आगे बढ़ने में। आज दोस्तों जितने हाउस होल्ड ओनर्स यूके में इंडियंस हैं उतने ब्रिटिशर्स खुद भी नहीं है, ये एक्चुअल में फैक्ट है। इसलिए यूके को इतनी जरूरत है आज इंडिया की वेल्थ और इंडिया के सपोर्ट की, जो उसको दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में काफी मदद कर सकता है। तो इंडिया की लॉन्ग टर्म सक्सेस स्टोरी दोस्तों इस सिचुएशन से और ज्यादा स्ट्रांग ही होती है और इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो इंडिया की है वो स्पीड ही पकड़ेगी। इसीलिए मैं ला रहा हूं आपके लिए एक खास मास्टर क्लास, हाउ टू आइडेंटिफाई द टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन अ बियर मार्केट फॉर द नेक्स्ट बुल मार्केट। और अगर आपने उसके लिए अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो लिंक नीचे है, रजिस्टर कर लीजिए, ये सोल्ड आउट होने वाला है बहुत जल्द। और अगर आपने हमारी लास्ट मास्टर क्लास मिस कर दी थी जो थी मेरे इकोनॉमिक और इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर, तो उसको अब आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि फेड्स अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं मार्केट्स को बढ़ने से रोकने में और उसको क्रैश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो इसके बाद इस वीडियो को जरूर देखिएगा। गुड बाय, एंजॉय।